किसी भी राज्य में गवर्नर की पोस्ट सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, लेकिन सच तो यह है कि इनकी जॉब सिक्योरिटी एक जूनियर सिविल सर्वेंट से भी कम होती है। गवर्नर ही वो इकलौती अथॉरिटी है जो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं या सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट उन्हें किसी भी वक्त बिना कोई कारण बताए उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर ये सिस्टम रखा था। संविधान बनते वक्त भारत ने अमेरिकन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था, जहां गवर्नर्स के डायरेक्ट सिलेक्शंस होते हैं ताकि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच कोई पॉलिटिकल कंपटीशन न हो। इसके बजाय हमने कैनेडियन सिस्टम अपनाया, जहां सेंटर ही गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है। सो दिस इज अर्शिता चौहान, योर मेंटर एंड मित्र। तो राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर का लीगल स्ट्रक्चर संविधान के पार्ट 6 में दिया गया है। आर्टिकल 153, हर राज्य के लिए गवर्नर होना चाहिए। हालांकि 7वें संशोधन के बाद एक ही व्यक्ति कई राज्यों का गवर्नर भी हो सकता है। आर्टिकल 155, 157 और 158 ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस तय करते हैं। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्हें शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा सरकारिया कमीशन ने यह उम्मीद तय की थी कि गवर्नर एक आउटसाइडर होना चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की लोकल पॉलिटिक्स से दूर हो, ताकि वो एकदम न्यूट्रल रह सके। सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आर्टिकल 156 में है। यह कहता है कि गवर्नर का टर्म 5 साल का होगा, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ देता है कि वे प्रेसिडेंट की मर्जी तक ही अपनी पोस्ट पर रहेंगे। हिस्ट्री में इसका असर साफ दिखा है। 1989 में वीपी सिंह सरकार ने एक साथ उन लगभग सभी गवर्नर्स को हटा दिया जिन्हें पिछली सरकार ने अपॉइंट किया था। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव पावर में आए तो उन्होंने भी बिल्कुल यही किया और पुरानी सरकार के अपॉइंटमेंट्स को हटा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस पर कुछ लिमिट्स लगाई। 1979 के हरगोविंद पंत केस में कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की पोस्ट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। इससे 1981 के सूर्य नारायण केस में भी सपोर्ट किया गया, जहां कोर्ट ने कहा कि जॉब सिक्योरिटी न होना एक गलत प्रैक्टिस है जो इस पोस्ट की इंडिपेंडेंस को कमजोर करती है। गवर्नर की अथॉरिटी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एग्जीक्यूटिव, गवर्नर सीएम, एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमीशन और आरपीएससी के हेड्स को अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। भले ही गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सत्र बुलाना या उसे भंग करना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करना। स्टेट लेवल पर नॉमिनेशन की एक यूनिक 5वीं कैटेगरी भी है, वो लोग जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन में बेहतरीन काम किया हो। फाइनेंशियल, यह सुनिश्चित करना कि बजट असेंबली में पेश, स्टेट के कंटिजेंसी फंड को मैनेज करना और किसी भी मनी बिल को पेश करने से पहले गवर्नर की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। जुडिशियल, गवर्नर के पास सजा को माफ करने या कम करने की पावर होती है, लेकिन प्रेसिडेंट की तरह वो फांसी की सजा या मिलिट्री कोर्ट मार्शल के मामलों में कोई दखल नहीं दे सकते। सेंटर का कंट्रोल, वीटो और ऑर्डिनेंस, जब लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है तो गवर्नर उसे साइन करते हैं, वीटो कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 201 उन्हें एक चौथा ऑप्शन भी देता है, बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। एक तरह से ये सेंटर को राज्य के कानून पर वीटो करने की पावर देता है। कानून बनाने के मामले में भी ऐसा ही होता है। जैसे प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का यूज करके ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाते हैं, वैसे ही गवर्नर आर्टिकल 213 का यूज करते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है। बिहार में 1967 से 1981 विधानसभा को बाईपास करने के लिए गवर्नर ने 256 ऑर्डिनेंस पास किए थे। डीसी वाधवा केस 1986, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला दिया था कि ऑर्डिनेंस सिर्फ बेहद जरूरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए ही है। इन्हें रोजमर्रा के कानून बनाने के प्रोसेस का शॉर्टकट नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कमेंट में आप बताइए कि बिहार में गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर के गलत इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट के किस केस ने रोका था। अगर राजस्थान की बात करें तो अब तक 22 लोग 45 अलग अलग टर्म्स में इस पोस्ट पर रह चुके हैं। फर्स्ट और सबसे लंबे समय तक सरदार गुरुमुख निहाल सिंह अक्टूबर 1956 में अपॉइंट हुए और सबसे छोटा टर्म दरबारा सिंह 1998 में सिर्फ 24 दिन। पोखरण टेस्ट देखने के दौरान हीट स्ट्रोक से उनकी डेथ हो गई थी।
अपने कार्यकाल के दौरान निधन। ऐसे 4 गवर्नर्स को याद रखने के लिए डीएनएसपी निमोनिक याद रखें। डीएनएसपी: डी से दरबारा सिंह, एन से निर्मल चंद जैन, एस से शैलेंद्र कुमार सिंह और पी से प्रभा राव। महिला गवर्नर्स: प्रतिभा पाटिल राजस्थान के पहली महिला गवर्नर बनी। उनके बाद सिर्फ 2 और महिलाएं प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा इस पोस्ट पर रही है। कई बार दूसरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी लोग आए हैं। 6 पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं, जिनमें यूपी के कल्याण सिंह भी शामिल है। 3 पूर्व लोकसभा स्पीकर भी इस पद पर रहे हैं। इन्हें आप भगत सिंह पाटिल से याद रख सकते हैं। बलीराम भगत, हुकुम सिंह और शिवराज पाटिल। भगत सिंह पाटिल, ठीक है। कई गवर्नर्स के पास तगड़ा ब्यूरोक्रेटिक या लीगल एक्सपीरियंस भी था। रघुकुल तिलक, स्वरूप सिंह और AR किदवई का पब्लिक सर्विस कमीशन PSC से कनेक्शन रहा है। गवर्नर मिलाप चंद जैन को खासकर राजीव गांधी हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन लीड करने के लिए याद किया जाता है। गवर्नर का ऑफिस सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब राज्य की मशीनरी फेल हो जाती है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 संपूर्णानंद, 1977 वेदपाल त्यागी और 1980 रघुकुल तिलक और 1992 M चिन्ना रेड्डी। इन समयों में बहुत भारी पॉलिटिकल टेंशन रही, खासकर मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के लिए, जिनकी सरकार को 1 से ज्यादा बार इस रूल के अंडर बर्खास्त किया गया था। आज के समय में यह रोल हरिभाऊ बागड़े निभा रहे हैं, जिन्हें जुलाई 2024 में इस इतिहास के 45वें टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। अब मुझे कमेंट्स में उस निमोनिक को टाइप करके बताओ जो उन गवर्नर्स के लिए है जो लोकसभा स्पीकर भी रहे थे। गवर्नर का पद आज भी नई दिल्ली और राज्य की राजधानी के बीच सबसे इम्पोर्टेंट लिंक बना हुआ है। तो ये था राज्यपाल का पूरा 1 शॉट चैप्टर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।